हेलो बच्चों। हमारा फ्रिक्शन का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका था। अब ये दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को कुछ अमेजिंग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम्स बच्चों बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इन प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपका फोकस करने वाले हैं। सो बच्चों देखते हैं आज का हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ सरफेस हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। फाइंड द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा सच दैट ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ है। इंक्लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है, सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है। ये ब्लॉक यहाँ पर रुका रहे, इसके लिए म्यू और थीटा के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए आपको बताना है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है ना। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको एंगल ऑफ रिपोज वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया जिससे कि ठीक है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चन की। बताओ बच्चों क्या आएगा इसका कि थीटा और म्यू के बीच में रिलेशन क्या होगा। करो भाई, सॉल्व करो इस वाले को। थीटा और म्यू के बीच का रिलेशन क्या आएगा इस वाले केस में। म्यू लेस देन टेन थीटा। हाँ भाई नितिश, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो एक काम करो तुम लोग ना, तुम्हें ये देखना है कि ब्लॉक रुका हुआ रहना चाहिए। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। mg लगेगा नीचे की तरफ। इस mg का दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, mg sin थीटा इधर की तरफ, mg cos थीटा इधर की तरफ। यही करते हैं हम लोग जो है। इंक्लाइन का एंगल अगर हमें ये दे रखा होता है तो ये mg जो है नीचे की तरफ जो लग रहा था, हमने इसके दो कंपोनेंट कर लिए। इधर की तरफ आ गया mg sin थीटा और इधर की तरफ आ गया mg cos थीटा, ठीक है। ओके, ये दोनों कंपोनेंट हो गए। हमें ये पता है कि mg cos थीटा को तो यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। अब mg sin थीटा की वजह से नीचे जाना चाहेगा, mg sin थीटा की वजह से नीचे जाना चाहेगा। तो यहां पे नीचे जाने की जो इसकी टेंडेंसी आ रही है उसको रोकने के लिए, क्योंकि नीचे जाने से क्या होगा, रिलेटिव मोशन आ जाएगा यहाँ पे। उस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये नीचे जाना चाह रहा है तो इंक्लाइन इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि इंक्लाइन इसको रोक के रखना चाहेगा। तो ये mg sin थीटा की वजह से नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग जाएगा ऊपर की तरफ। अब यहां पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक। स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक कितना लगेगा, जितना जरूरी होगा। तो हमें यहां पे कहेंगे कि यहां पे ऊपर की तरफ हमने स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, एफएस लगा दिया। तो यहां पे एफएस आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जो एफएस की वैल्यू है ना वो mg sin थीटा के बराबर होगी, क्योंकि हमें इतना ही तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमें इतना ही तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। एफएस की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर होगी। एक मिनट ना, ओके। देखो तुम एक चीज समझना है यहाँ पे ना, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो जितना जरूरी है उतना लगेगा। अब जरूरी कितना है, इसको रोक के रखना है हमें। ये आ किसकी वजह से रहा है नीचे, mg sin थीटा की वजह से। अगर मैंने mg sin थीटा को किसी फोर्स से बैलेंस करवा दिया तो ये नीचे नहीं आएगा। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इसको रोक के रखना है। तो हमें यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर, इतना चाहिए हमें, ठीक है ना। अच्छा, ये mg sin थीटा के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जो हमें चाहिए। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना वो हमेशा अपनी लिमिटिंग वैल्यू से क्या होता है, छोटा या बराबर होता है, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपनी लिमिटिंग वैल्यू से छोटा या बराबर होगा। लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है यहाँ पे म्यू इंटू एन के बराबर। इस वाले केस में एन कितना होगा, mg cos थीटा के बराबर, ठीक है। हमें फ्रिक्शन कितना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर। तो mg sin थीटा जो है किससे छोटा होना चाहिए, म्यू इंटू mg cos थीटा, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा कि टेन थीटा जो है ना छोटा होना चाहिए। अगर मैं mg को mg से काट दूं दोनों साइड तो तुम्हें दिख जाएगा यहां से कि टेन थीटा जो है लेस देन और इक्वल टू म्यू होना चाहिए, या म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थीटा होना चाहिए। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। जब भी टेन थीटा जो है ना म्यू से छोटा होगा तो क्या होगा, तो ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे रहेगा। अब इससे देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे ये देखो पेन है, ठीक है, मेरे हाथ पे अभी टेन थीटा कितना है, जीरो के बराबर। थीटा जीरो, फ्लैट है सरफेस, ठीक है। तो तब तो ये रेस्ट पे रहेगा ही रहेगा,
अब मैं देखो थीटा की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, मतलब गिरने के लिए। अच्छा, अगर ये बोलो ये तो टू रिमेन एट रेस्ट है ना, ये कंडीशन टू रिमेन एट रेस्ट, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर तुम बोलो कि सर इसको मूव कराना है, मतलब ना नीचे स्लिप करके आए, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? टेन थीटा छोटा होना चाहिए म्यू से, नहीं टेन थीटा बड़ा होना चाहिए म्यू से, मतलब थीटा बढ़ाते जाओगे तो नीचे गिरने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो जैसे ये पेन है मेरे हाथ में ना यहाँ पे, अब देखो मैं इसका एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। खैर ये तो सरफेस ही इवन नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम फिर भी देखोगे, देखो अभी तो गिरेगा ही नहीं। थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे मतलब टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। एक ऐसा एंगल आता है जिसके बाद ये क्या करेगा? पेन स्लिप करेगा। तो ये जो वो एंगल होता है ना, वो एंगल होता है जहां पे टेन थीटा म्यू के बराबर हो रहा होता है, उससे बड़े एंगल के लिए भी गिरेगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना, इसको एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज इसका कहीं ना कहीं वो चींटियों का जो घर बनता है ना, चींटियां जो बनाती है, मिट्टी रखती जाती है और एक कोन टाइप का बनाती जाती है, उससे कुछ लेना देना है इसका ना। चींटियां जब ऊपर मिट्टी रखती है ना, तो वो नीचे स्लिप करके कब आएगी, वो उससे एंगल रिलेटेड होता है। खैर उतना हमें जाने की जरूरत नहीं। सो बेसिकली क्या है कि अगर अगर थीटा जो है यहाँ पे कितना है, टेन थीटा अगर म्यू के बराबर है, तो ये वो लिमिटिंग एंगल है जिसके बाद जस्ट बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुमने थीटा को इससे बड़ा किया तो स्लिप कर जाएगा ब्लॉक, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा, देखो इस पर मास पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड करेगा। तुम यहाँ एम रखो, 2m रखो, 5m रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने थीटा को टेन इनवर्स म्यू से बड़ा कर दिया, ये ब्लॉक रुकेगा ही नहीं, नीचे स्लिप करके आ जाएगा। और थीटा को अगर तुमने टेन इनवर्स म्यू से छोटा रखा, तो ये अपने आप रुका रहेगा वहीं पे, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये होता है कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, इसको नोट कर लो। अब वैसे तो मैं 8 क्वेश्चन ही कराना चाहता था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से मेरे को एक और कॉन्सेप्ट याद आ गया आप लोगों के लिए ना। डन, यहां तक हो गया। चलो, तो मैंने जैसे बोला ना, तो मेरे को एक क्वेश्चन और याद आ गया, तो बना देते हैं उस क्वेश्चन को भी, एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है अपन को ना। ओके, तो क्वेश्चन ये है, यहां पे एक जो है ब्लॉक दे रखा है और वो इस तरीके से रखा हुआ है यहाँ पे। ये थीटा है, ये एम मास है, और हमें यहाँ पे दे रखा है कि थीटा इज लेस देन टेन इनवर्स म्यू, ठीक है, ये हमें गिवन है कि थीटा इज लेस देन टेन इनवर्स म्यू, ये गिवन है। आपको बताना है फाइंड दी force which is the contact force acting on the block। ए ऑप्शन है mg cos थीटा, बी ऑप्शन है mg sin थीटा, सी ऑप्शन है mg sec थीटा, और डी ऑप्शन है mg। व्हाट विल बी योर आंसर? कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक कितना होगा? इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स आपको बताना है।
क्या आ रहा है भाई आंसर आप लोगों का? mg cos थीटा, मतलब ए ऑप्शन आ रहा है। ऑब्वियस बात है, गलत है। तुम्हें बताओ कि ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक? जीरो। क्योंकि फ्रिक्शन और रोक भी रास्ते। भाई एक बात बताओ मुझे, क्या ब्लॉक चल रहा है? क्या ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन है? मतलब नेट फोर्स, मतलब सारे जो फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा ब्लॉक के ऊपर? जीरो। ब्लॉक के ऊपर लग कौन कौन से फोर्स रहे होंगे? एक तो लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक लग रहा होगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितना जरूरी है। तो फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पे? स्टैटिक। और वो mg sin थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा भाई यहाँ पे? और नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg cos थीटा के बराबर। फ्रिक्शन हमेशा म्यू इनटू एन के बराबर नहीं लगता, जितना जरूरी होता है उतना लगता है। तो अगर तुम इसको देखो ना, यहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है? मुझे ब्लॉक को रोक के रखना है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट mg sin थीटा के बराबर है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे mg sin थीटा के बराबर लग रहा होगा, ठीक है। और एक नॉर्मल लग रहा होगा। तुम mg sin थीटा और mg cos थीटा का रिजल्टेंट देखोगे ना, तो वो वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगा, बिकॉज दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दोनों मिला के कहलाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दोनों कहलाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब तुम इनका रिजल्टेंट देखोगे तो देखो दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर करोगे तो mg के बराबर ही आ जाएगा, रूट लोगे तो और ये भी बता दूं कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो आएगा वो ऐसे आएगा। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो mg के बराबर आएगा। अगर आप इन दोनों को भूल जाओ और कहो कि जो इंक्लाइन है ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा? mg के बराबर। तुम ऐसे समझ लो कि ब्लॉक के ऊपर एक तो अर्थ का ग्रेविटी लगा रहा है फोर्स, और दूसरा कौन लगा रहा है? इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शन और नॉर्मल किसके द्वारा लगाया जा रहा है? इंक्लाइन के द्वारा। अब इंक्लाइन प्लेन के जो फोर्स को एक ही नाम दे दो तुम, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। फ्रिक्शन और mg, फ्रिक्शन और नॉर्मल को तुम कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दो। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें mg को तो बैलेंस करना है, तो नीचे वाले सरफेस ने जो फोर्स लगाया होगा वो mg के अपोजिट लगाया होगा और mg के बराबर मैग्नीट्यूड का लगाया होगा। काम खत्म। ऐसे भी कह सकते हो। बाद बाकी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन भी हो रहा है ना, तो आप एक काम करो, तुम्हें ये तो समझ में आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट mg के बराबर आएगा, है ना। इस एंगल को मान लो अल्फा बोल दो, तो तुम मुझे बताओ कि tan अल्फा किसके बराबर आएगा? tan अल्फा इस वाले कंपोनेंट डिवाइड बाई इस वाले कंपोनेंट के, तो mg sin थीटा डिवाइडेड बाई mg cos थीटा के बराबर। तो अगर तुम देखोगे तो अल्फा जो है थीटा के बराबर आ रहा होगा। ये अगर थीटा के बराबर आ रहा है मतलब ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये 90 माइनस का थीटा के बराबर होता है। तो देखो अल्फा जो है थीटा के बराबर आना भी चाहिए। तो वो भी प्रूव हो गया कि वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि जो ब्लॉक है उस पर कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लग रहा होगा। तो हमें ध्यान में क्या आता है? कॉन्टैक्ट मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो वो गलती नहीं करनी है अपन को ना। कॉन्टैक्ट मतलब नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, और हमें पता है कि ब्लॉक रुका हुआ है, मतलब कोई mg को बैलेंस कर रहा है, और mg को कौन बैलेंस कर रहा है? इंक्लाइन जो लगा रहा होगा फोर्स वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, और इंक्लाइन का फोर्स किधर की तरफ होगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पे इसका आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बाय इंक्लाइन which is net of friction and normal reaction is mg, which will be vertically upward, which will be vertically upward, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद मेरे को एक और कॉन्सेप्ट याद आ गया, है ना। अपन को तो कॉन्सेप्ट याद आते जाते हैं भाई। अब तुम लोगों को एक और क्वेश्चन बताना है, और बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है इनके ना, तुम्हें फॉर्मूलाज ही दिमाग में रखने हैं। जैसे पिछला वाला बताया मैंने तुम्हें, तो तुम्हें कुछ तो दिमाग मतलब खुला ना हमारा। देखो यहाँ पे जो थीटा है ना वो बड़ा दे रखा है tan इनवर्स म्यू से। इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये कंडीशन लिख रहा हूं तो इसका मोशन होगा, ये रुकेगा नहीं, अपने आप नहीं रुकेगा, ठीक है। ये m मास का ब्लॉक है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के बराबर दे रखा है। अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3।
तुमने यहां पे क्या किया कि तुमने अपनी तरफ से एक फोर्स यहां पे लगा दिया, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, और वो फोर्स ध्यान रखना कैसे लगा रहे हो, अलोंग द इंक्लाइन, इंक्लाइन के पैरेलल लगा रहे हो। आपको बताना है फाइंड एफ मिनिमम एंड एफ मैक्सिमम along inclined plane, ब्रैकेट में लिख लेना अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे मैंने तुम्हें दिखा रखा है, सच दैट ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। तो ब्लॉक जो है ना रेस्ट पर रहे, उसके लिए क्या फोर्स लगाना होगा आपको, कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम फोर्स आप लगाओ कि ब्लॉक चलना ही नहीं चाहिए। यहां पे एक रेंज आती है, ठीक है, और ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को आपको याद रखना है। अगर एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा से बड़ा होता है ना, तो ये वाली कंडीशन आती है, देखो एम जी साइन थीटा अगर बड़ा हुआ म्यू एम जी कॉस थीटा से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेन थीटा बड़ा हो गया म्यू से, मतलब थीटा बड़ा हो गया टेन इनवर्स म्यू से, यही हुआ ना इसका मतलब। ठीक है, एम जी साइन थीटा अगर म्यू एम जी कॉस थीटा से बड़ा हुआ तो टेन थीटा म्यू से बड़ा हो गया, मतलब थीटा ग्रेटर देन टेन इनवर्स म्यू हो गया। तो मतलब ये अपने आप नहीं रुक पा रहा है ना, वहां पे फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट जो अपने आप इसको रोक पाए, वो कंडीशन यही लिखी हुई है। तो आप अप्लाई कर रहे हो एक फोर्स जो इसको रोकने में मदद कर रहा है, रुके रहने में मदद कर रहा है। कुछ आया? चलो देखो इसको ना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ, जो mg के जो दो कंपोनेंट होंगे वो कैसे लग रहे होंगे, mg sin थीटा इधर की तरफ और mg cos थीटा इधर की तरफ, नॉर्मल किधर लग रहा होगा, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे हो गया। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, मान लो तुम फोर्स नहीं लगा रहे होते तो फ्रिक्शन किधर लगता, ऊपर की तरफ, पर वो रोक नहीं पाता, फ्रिक्शन छोटा है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा, जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो भी छोटी है mg sin थीटा से। तो इन दोनों का एक डिफरेंस है, किसका, mg sin थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा के बीच में एक डिफरेंस है। अगर तुमने जस्ट उतना ही फोर्स लगा दिया तो तुमने फ्रिक्शन की मदद कर दी ना इस ब्लॉक को रोक रखने में, यही हुआ ना मतलब। सो जब तुम फ्रिक्शन को इधर मानोगे और आप फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लगा लो जो कि म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी, तो आपको ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना ये मिनिमम लगाना होगा, मतलब तुम मिनिमम फोर्स लगा के इसको ऐसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल मिनिमम प्लस का म्यू एम जी कॉस थीटा, ये किसके बराबर आना चाहिए, एम जी साइन थीटा के बराबर। तो एफ एक्सटर्नल की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना दैट कम्स आउट टू बी एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये आ जाएगी हमारे पास मिनिमम वैल्यू, जो हमें मतलब जो डिफरेंस था ना दोनों का, जो फ्रिक्शन नहीं रोक पा रहा था उतना डिफरेंस के बराबर तुमने फोर्स लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक रुका रहेगा। अब मैक्सिमम कैसे पता करेंगे, अब सुनना ध्यान से ना, तुमने जस्ट इतना लगाया कि ये रुका रहे, अब तुमने अपने फोर्स को बढ़ाना चालू किया, तो बढ़ाना चालू करोगे तो इसकी अगर फ्रिक्शन उतना ही रहा तो ये ऊपर जाने की टेंडेंसी आएगी, ऊपर जाने की मतलब फ्रिक्शन ऊपर थोड़ी जाने देगा, तुरंत अब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को कम करना चालू कर देगा। तुम अपने फोर्स को बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को कम करता जाएगा। तुमने अपना एफर्ट mg sin थीटा के बराबर कर दिया ना, फ्रिक्शन उस टाइम पे जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। तुमने और बढ़ाया तो mg sin थीटा से भी ज्यादा कर दिया, तो अब ये ऊपर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा। तुम और बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन और नीचे आ जाएगा, तुम और बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन और नीचे आता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू नीचे की तरफ लगाने लगेगा,
अगर तुमने उससे भी ज्यादा बढ़ाया तो फ्रिक्शन कहेगा भाई अब मैं नहीं रोक सकता, अब ये ऊपर चलने लगेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के टाइम पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, नीचे की तरफ। और कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम, लिमिटिंग वाला। तो जो एक्सटर्नल जो मैक्सिमम होगा ना, उस टाइम पे एम जी साइन थीटा प्लस का म्यू एम जी कॉस थीटा दोनों के बराबर होगा। उस टाइम पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। कब मैक्सिमम आएगा कब मिनिमम आएगा, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो थीटा का वैल्यू भी डालने से उसको मैक्सिमम आ जाएगा। थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मतलब थीटा तो फिक्स है ना, थीटा की वैल्यू तो एक वैल्यू है, फिक्स है वो तो। अब 4 बजे बुलाया, 4:45 आ रहे बच्चे, ठीक है। टाइम पे आना तभी सीखेंगे ना, ऐसा थोड़ी है। ठीक है भाई, एफ एक्सटर्नल मैक्सिमम इतना होगा, एफ एक्सटर्नल मिनिमम इतना होगा। इन दोनों को वैल्यूज को याद रखना, ठीक है। ओके, वैसे भी जो आए ना नए, उनको क्या ही समझ में आता भाई बीच में से तो या तो क्लास के पहले से जो आएगा बच्चा उसी को तो समझ में आएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन। 3 कॉन्सेप्ट सिखा दिए मैंने उस पे ना, इंक्लाइन वाले पे, उनको तीनों को ध्यान रखना। A block A of mass m and block B of mass 2m are released from rest at height h on an inclined plane with coefficient of friction mu for both the blocks. If mu is less than 10 theta, मतलब स्लिप करेंगे, then which block reaches the ground first? कौन सा वाला पहले पहुंचेगा? और इन दोनों को देखो सेम हाइट से, सॉरी, सेम हाइट से इनको रिलीज किया है, तो कौन सा वाला ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा ये आपको बताना है। मास पे डिपेंड नहीं करता। क्या चीज मास पे डिपेंड नहीं करता, ये तो वो वाला केस नहीं है ना, रुके रहने वाला केस थोड़ी है। सॉरी यार, ये रुके रहने वाला केस नहीं है ना, तो कौन सा वाला पहले पहुंचेगा। सो ऐसे मानो कि जैसे ये ब्लॉक हो गया, ये हाइट दोनों के लिए सेम है, ये थीटा भी सेम है, ठीक है। बताओ कौन सा पहले पहुंचेगा। तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना कि इसमें ये चलेंगे चलेंगे, इधर आ रहा होगा एम जी साइन थीटा, इधर आ रहा होगा नॉर्मल जो कि एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। इधर एम जी कॉस थीटा आ रहा होगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन कौन सा लगेगा, काइनेटिक, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग होगी। काइनेटिक की वैल्यू तो पंगा ही नहीं करती, वो तो डायरेक्ट म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होती है, मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी, है ना। तो जो एक्सेलरेशन आएगा ना, वो एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम के बराबर आएगा, जी इंटू साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा के बराबर आएगा। एक्सेलरेशन जो है जी इंटू साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा हमारे पास ना। क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे। म्यू अगर जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम आएगा, तो म्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो मास ही तो अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन सेम आएगा। दोनों को डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, दोनों का सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम, दोनों का सेम, दोनों का u सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों रेस्ट पे है, दोनों का a सेम है। तो मुझे एक बात बताओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a सेम, u सेम, s सेम, तो t भी सेम आएगा नहीं आएगा, दोनों के दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, बोथ एट दी सेम टाइम, ऐसे होगा। हाँ मतलब तुमने बताया सही था, लेकिन कैसे होगा ये तरीका रहेगा ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन दी मास, अगर आप इंक्लाइन कर लोगे एक ब्लॉक को छोड़ते हैं, म्यू पे डिपेंड करेगा, म्यू पे डिपेंड करेगा और थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, डी ऑप्शन आ जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन, a block of mass m is projected upward with a speed v naught along the rough inclined plane as shown. Find the ratio of time of ascent and the time of descent. ascent और descent का मतलब समझते हो, ऊपर जाने वाला, और descent मतलब नीचे आने वाला टाइम। अच्छा, इसमें म्यू की वैल्यू भी थी, म्यू इक्वल टू 0.5 के बराबर। तो ब्लॉक ऑफ मास m is projected upward with a speed v naught along rough inclined plane as shown. Find the ratio of the time of ascent and time of descent. म्यू इक्वल टू 0.5 के बराबर दे रखा है। Block of mass m is projected upward with a speed v naught along the rough inclined plane as shown. Find the ratio of time of ascent and time of descent. तुम्हें एक केस याद है, अपन ने शायद रिलेटिव में किया था कि अगर मैंने इसको v नॉट स्पीड से फेंका और यहाँ पे एयर ड्रैग लग रहा होता है और एयर ड्रैग से a नॉट एक्सेलरेशन आता है ना, मतलब ड्रैग लगेगा तो ड्रैग हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ड्रैग फोर्स नीचे लगेगा और mg भी नीचे लगेगा, तब एक्सेलरेशन होता है इसका g प्लस का a के बराबर। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना तो mg नीचे होता है लेकिन ड्रैग ऊपर होता है, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट, हवा का जो रेजिस्टेंस है वो तो ऊपर अपोजिट लगेगा, तो एक्सेलरेशन होता है इसका g माइनस का a के बराबर। तो इसको जाने में कम टाइम लगता है और लौट के आने में ज्यादा टाइम लगता है। तो टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ असेंट जो होता है ना, टाइम ऑफ डिसेंट डिवाइड बाई टाइम ऑफ असेंट जो होता है उसमें रूट के अंदर g माइनस का a, नहीं डिसेंट में ज्यादा टाइम लग रहा है, असेंट में कम लग रहा है, तो g प्लस का a डिवाइड बाई रूट के अंदर g माइनस का a, ये होता है। अगर उल्टा करोगे जैसे टी ए डिवाइड बाई टी डी, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, g माइनस का a डिवाइड बाई g प्लस का a, where a is the acceleration provided by the air drag, एयर ड्रैग की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो एक तरीके से ऊपर जाते टाइम जो एक्सेलरेशन है, नहीं ऊपर से नीचे आते टाइम जो एक्सेलरेशन है और नीचे से ऊपर जाते टाइम जो एक्सेलरेशन है, उन दोनों का रेशियो का रूट कर दिया है। तो इसमें भी ऐसा होगा कि जब ये ऊपर जा रहा होगा ना तो mg sin थीटा नीचे लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगेगा। ऊपर जाते टाइम जो इसका एक्सेलरेशन होगा ना वो ये दोनों फोर्स डिवाइडेड बाई m के बराबर होगा, और नीचे आते टाइम जब ये नीचे आ रहा होगा, जब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो mg sin थीटा तो इधर ही लग रहा होगा, लेकिन अब फ्रिक्शन जो है ना उल्टा हो जाएगा, तो अब एक्सेलरेशन दोनों के डिफरेंस से आएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ डिसेंट ये होता है नीचे आने के टाइम पे एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई ऊपर जाने के टाइम पे एक्सेलरेशन। एसेंट वाला टाइम छोटा होता है तो इसे लिखोगे g साइन थीटा माइनस का, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको ना, म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g साइन थीटा प्लस का म्यू कॉस थीटा। मतलब एक्सेलरेशन के इनवर्स में जाता है, ठीक है ना, टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन के इनवर्स में जाएगा। तो डिसेंट के टाइम में जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर आएगा, मतलब डिसेंट वाला टाइम अगर नीचे है तो डिसेंट वाला एक्सेलरेशन ऊपर आएगा इसके अंदर, और एसेंट वाला ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन ये होगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट डिवाइड बाई टाइम ऑफ डिसेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखना। फॉर्मूले से ही सीधा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, आपको ये फॉर्मूले याद रखने दोनों, ठीक है। ये ड्रैग वाला फॉर्मूला हो गया, ड्रैग के केस में अगर एयर ड्रैग है और वो कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है
दिस फॉर्मूला यू विल यूज, और फ्रिक्शन वाले केस में ये, तो जी से जी कट जाएगा बच्चों साइन थीटा। एक काम करो, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो यहाँ बनेगा तुम्हारे पास टेन थीटा माइनस का म्यू डिवाइड बाई टेन थीटा प्लस का म्यू। तो टाइम ऑफ एसेंट डिवाइड बाई टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस का 1/2 और 3/4 प्लस का 1/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/5, रूट के अंदर 1/5। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, क्योंकि जब आया ना अगर ये क्वेश्चन तो वो फॉर्मूला बेस्ड ही पूछेंगे, जिसको पता होगा वो कर लेगा, नहीं तो क्या। और ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, मतलब ना काफी यूज में आ रहा है, तो आप तो इसको डेरिवेशन तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा सामने वाला ना, क्योंकि डेरिवेशन विल टेक टाइम, डेरिवेशन इसका डिफिकल्ट भी है अभी। ठीक है, तो फॉर्मूला बस दिमाग में रखो, इससे इसको रिलेट करके। तो मैं इसका फॉर्मूला ऐसे बता दूं तुम्हें कि टाइम ऑफ एसेंट डिवाइड बाई टाइम ऑफ डिसेंट का जो फॉर्मूला होगा ना, वो रूट के अंदर एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ डिसेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, ये है फॉर्मूला, बस काम खत्म। डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A block of mass 5 kg is pushed against a wall by applying an external horizontal force as shown. Find the minimum value of F external such that the block remain at rest. तो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसको आप जो है दीवार से पुश करके रखना चाहते हो, तो आपको कितना मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहिए कि ये ब्लॉक रुका रहे। ऐसे क्वेश्चन तो देखे होंगे तुम लोगों ने पहले भी ना। कोल्ड हो गया यार। डन। आया आंसर। अच्छा देखो, इसका अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना ब्लॉक का, मतलब पहले ब्लॉक को आइसोलेट कर लो, अलग कर लो। ठीक है, इधर से तुम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, इधर से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना, कि जो तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसी के बराबर नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा। भाई इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स उधर जा ही नहीं सकता, तो इस डायरेक्शन में तो ऐसे लगेगा। ये जो mg है ये होगा 50 न्यूटन के बराबर। अब ये नीचे गिरेगा, किसकी वजह से, mg की वजह से। अब इसको कोई रोक सकता है क्या नीचे गिरने से, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रोक सकता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा कि इसे रोके, कितना लगेगा, कौन सा लगेगा, काइनेटिक या स्टैटिक। अब रुका हुआ है मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब स्टैटिक। कितना लगेगा, जितनी जरूरत है। कितनी जरूरत है, mg के बराबर, मतलब 50 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे को चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ हमेशा एक कंडीशन होती है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपको चाहिए ना, वो हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए म्यू इंटू एन से। ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। आपको कितना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन, 50 न्यूटन, और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4 के बराबर, इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल जो है वो बड़ा या बराबर आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 0.4 से। तो एफ एक्सटर्नल जो है बड़ा या बराबर आ जाएगा 125 न्यूटन से। ठीक है, तो 125 इसकी मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए इसको रोक पाएगा, 125 से बड़ी वैल्यू इसके लिए रोक पाएगा, लेकिन 125 से छोटी वैल्यू इसके लिए ये नहीं रोक पाएगा। ठीक है, उतना फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा फिर इसको, जो कि 50 न्यूटन के बराबर हो सके। ठीक है ना, क्लियर है कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। डन है यहां तक, 4th नंबर क्वेश्चन डन। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। बोथ द ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एज शोन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। एक 3 किलोग्राम का लटका हुआ है, 2 किलोग्राम का ऊपर है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 के बराबर दे रखी है, और आपसे इन दोनों का एक्सेलरेशन पूछा है।
कैसे चल रहे होंगे, ये क्या हो रहा होगा, ये बताना है आपको ना। फ्रिक्शन किधर लगेगा, कितना लगेगा। है पहला वाला ऑप्शन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, सोच। बी ऑप्शन। यस करेक्ट। नहीं, भी नहीं आएगा। यहाँ पे कितना लग रहा होगा, 30 न्यूटन लगेगा नीचे की तरफ, या नहीं लगेगा। अच्छा, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है यहाँ पे, लग कितना तक सकता है फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन तक, मतलब एन की वैल्यू 20, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तक फ्रिक्शन लग सकता है। वहां खींचने वाला फोर्स कितना है, 30 न्यूटन। फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा, कितना लग सकता है फ्रिक्शन, 10। क्या रोक पाएगा, रोक नहीं पाएगा, तो ये नीचे जाएंगे। अभी अगर नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा किधर, इधर। और कौन सा लगेगा, काइनेटिक, म्यू इंटू एन के बराबर, मतलब 10 न्यूटन के बराबर। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे हम, ड्राइविंग फोर्स जो कि 30, अपोजिंग मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, अगला और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सारी वैरायटी कवर होगी ना ऑलमोस्ट। तुम लोगों ने तुमने मतलब कर रखे होंगे, तो तुम्हें लग रहा है ना कि सर ने हर तरीके के क्वेश्चन करवा दिए। अब इस वाले में तुमने 35 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा दिया। सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 किलोग्राम ब्लॉक एंड द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड और 2 किलोग्राम ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। कितना, पहला वाला ना। ओके देखो, इधर की तरफ 30 न्यूटन लग रहा है, इधर 35 लग रहा है। मुझे बताओ इसकी चलने की टेंडेंसी किधर है पूरे सिस्टम की, इधर की तरफ। अगर ये इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। कितना लगेगा, चल रहा है अगर, तो काइनेटिक लगेगा, म्यू इनटू एन के बराबर लगेगा 10 न्यूटन। अगर तुमने 10 न्यूटन इधर लगा दिया और 30 न्यूटन इधर लगा हुआ है, तो क्या 35 न्यूटन उसको खींच पाएगा इधर की तरफ, क्या ये चल पाएगा, चल नहीं पाएगा। मतलब ये रुका हुआ है सिस्टम, रुका हुआ है। तो यहां पे टेंशन कितना होगा, 30 न्यूटन के बराबर, क्योंकि रेस्ट पे। यहां पे टेंशन कितना होगा, 30 न्यूटन के बराबर। इधर कितना लगा रहे हो, 35। नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, 5। अगर फ्रिक्शन ने उसको खत्म कर दिया नेट को, तो काम बन जाएगा। तो फ्रिक्शन उतना लगेगा जितने की जरूरत है, 5 न्यूटन फ्रिक्शन यहां पे लगेगा। जो दिखता है वो होता नहीं है? तो वो ब्लॉक लटका हुआ है ना भाई, सबका इफेक्ट देखना पड़ेगा ना। मैं वो 30 न्यूटन भी तो उसी से लटका हुआ है। अगर तूने 10 न्यूटन लगा दिया तो फोर्सेस को बैलेंस ही नहीं करा पाएगा। तूने 10 इधर लगा दिया, 30 इधर, तू खुद बता, नेट फोर्स इधर की तरफ ज्यादा हो गया। तो तू कह रहा है कि सर ये इधर जा रहा है, फ्रिक्शन तूने इधर इसीलिए लगाया, लेकिन तेरे फोर्स कह रहा है कि 40 इधर की तरफ लग रहा है, तो तेरे फोर्सेस के अकॉर्डिंग तो इधर चलना चाहिए। तो बात अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करेगी ना, चलेगा ही नहीं है। टेंशन 35 न्यूटन होगा तब ज्यादा। नहीं, अगर तुम 40 से ज्यादा लगाओगे ना यहाँ पे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ 10 आता। अगर तुमने 45 लगाया तो 10 आता और ये सिस्टम ऐसे चल रहा होता।
समझ गए? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करने आ जाएगा यहाँ पे ना। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के लिए, टू ब्लॉक वाले। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपके काम के, लेकिन दो ही क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि कम से कम हम इस कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल पे टच कर लें। चलो खैर, पहला वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, दूसरा वाला तुम करना। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है? दो मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको ना। पहले मेथड 1 देखते हैं वरना। मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 मतलब जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं उस चीज को मतलब तुम घर पे जाके नोट कर लेना उन चीजों को ना। सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चंस में देखता हूं कि कौन फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। यहां पे हमारे पास दो ब्लॉक है, 2 किलोग्राम का और 3 किलोग्राम का। 2 और 3 के बीच में फ्रिक्शन लग सकता है अगर रिलेटिव मोशन आएगा तो। नीचे स्मूथ है सरफेस, तुमने फोर्स किस पे लगाया है? 2 किलोग्राम वाले पे। तो 2 किलोग्राम वाले को तुम अपना फोर्स लगा के चलाना चाह रहे हो। अब वो चलेगा तो रिलेटिव मोशन आएगा, नीचे वाला तो, नीचे वाले को तो कोई चला नहीं रहा है, तो ऊपर वाला अगर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे वाले को अपने साथ ले जाना चाहेगा। तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? उधर की तरफ, आगे की तरफ। 2 वाला अपने साथ ले जाना चाहेगा ना। तो नीचे वाले को कौन चलाएगा? अगर चलाएगा तो फ्रिक्शन। नीचे वाले को फ्रिक्शन चलाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई? नीचे वाले को फ्रिक्शन चलाएगा। तो सबसे पहले उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो। मतलब मेथड 1 का सबसे पहला स्टेप ये होता है उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। और हमें पता लग चुका है कि यहां पर 3 किलोग्राम वाला फ्रिक्शन की वजह से चलेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अब डिपेंड करता है, स्टैटिक भी लग सकता है, काइनेटिक भी लग सकता है। अगर दोनों साथ चल रहे होंगे तो कौन सा लगेगा? स्टैटिक। और दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन आ रहा होगा तो काइनेटिक। ओके, अब हमें यही चेक करना होता है कि यहां पे स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा। एक काम करो, इस वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है? तो फ्रिक्शन की एक रेंज होती है, तो जब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लग रहा होगा उसी टाइम पे इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। 3 किलोग्राम वाले का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कब होगा? जब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा वाली वैल्यू पहले पता कर लिया करो। तो फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा वाली वैल्यू कितनी होगी? यहां पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 20 को म्यू से मल्टीप्लाई करो 0.3 से, 6 न्यूटन के बराबर आ गया। 6 न्यूटन फ्रिक्शन इसके ऊपर मैक्सिमम लग सकता है। तो 6 न्यूटन फ्रिक्शन जो है इसको मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन दे सकता है? अरे ए मैक्स कितना हो सकता है नीचे वाले का? 6 न्यूटन लगेगा तभी मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा नीचे वाले का। तो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे वाले का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो सकता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। अब एक काम करो कि तुम दोनों को, क्योंकि दोनों ना देखो नीचे वाले को फ्रिक्शन लेके जा रहा है, तो दोनों मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन तक तो साथ चल सकते हैं। अगर किसी का एक्सेलरेशन ऊपर वाले का उससे ज्यादा हुआ 2 से, तो नीचे वाला जा ही नहीं सकता उससे ज्यादा एक्सेलरेशन से, क्योंकि उसको चलाने वाला फ्रिक्शन उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। तो तुम एक काम करो, तुम ये देखो कि सर ये 2 kg और ये 3 kg वाला ना अगर 2 से जा रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो यहां से मेरे को पता लग जाएगा एफ मैक्स टुगेदर, मतलब जिसके लिए दोनों साथ साथ चलेंगे। तो कितना आ जाएगा? एफ मैक्स टुगेदर, एफ मैक्स टुगेदर मेरे पास आ गया, कितना आया? 10 न्यूटन के बराबर। 10 न्यूटन का फोर्स अगर तुम लगाओगे ना तो ये दोनों साथ चलेंगे। 10 से छोटे पे भी साथ चलेंगे, लेकिन 10 से ऊपर वाले पे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है ना उसका एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। दोनों को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन तो आ सकता है दोनों का, नीचे वाले का 2 तक आ सकता है। दोनों का जैसे तुमने 5 न्यूटन लगाया तो दोनों का एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा, तो 1 इज पॉसिबल। फ्रिक्शन 1 तो दे सकता है ना नीचे वाले को। तुमने 10 न्यूटन लगाया तो दोनों का एक्सेलरेशन 2 चाहिए, लेकिन अगर तुमने 15 न्यूटन लगाया तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना चाहिए मेरे को? अगर मान लो मैं बोलूं कि दोनों साथ चल रहे हैं, तो 15 न्यूटन अगर तुमने फोर्स लगाया तो 15 डिवाइड बाई 5, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नीचे वाले को अगर तुम्हें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देना है तो फ्रिक्शन कितना चाहिए इस पे? 3 × 3 9 न्यूटन। 9 न्यूटन फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता, फ्रिक्शन 6 से ज्यादा लग ही नहीं सकता। तो मेरे को ये चीज पता लग जाती है इससे कि कितने मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों साथ साथ चलेंगे। तुमने यहाँ पे कितना फोर्स लगाया है? 20 न्यूटन। क्या 20 न्यूटन पे साथ साथ चल सकते हैं? 20 न्यूटन पर अगर तुम मान भी लोगे दोनों साथ चल रहे हैं तो कितना एक्सेलरेशन आएगा दोनों का? मान लो ये दोनों साथ जा रहे हैं
तो 20 न्यूटन फोर्स है, 7 जा रहे हैं, कितना एक्सेलरेशन आएगा? 20 को 5 से डिवाइड करो, 4। क्या नीचे वाले का 4 हो सकता है? नहीं, मतलब ये 7 नहीं जा रहे, मतलब इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? 7 नहीं जा रहे। तो काइनेटिक, काइनेटिक की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होगी? 6 न्यूटन के बराबर। तो काइनेटिक इस पे आगे लग रहा होगा 6 न्यूटन और इस पे लग रहा होगा पीछे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 20 माइनस का 6, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 7 and 2 will be the answer. ये आइडेंटिफाई करना कि दोनों साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, बस ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मेथड 1 में मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, स्टेप क्या होते हैं। पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूं कौन फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, क्योंकि जो फोर्स है वो तो फोर्स तो उसको कितना भी एक्सेलरेशन दे सकता है, इस पे लग रहा है। फ्रिक्शन वाला जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है ना, उसके पास एक लिमिट होती है कि उसका एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 किलोग्राम वाला आइडेंटिफाई कर लिया कि 3 किलोग्राम वाला फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। तो मैंने देखा कि फ्रिक्शन इस पर कितना लग रहा है मैक्सिमम, मैंने देखा 6 न्यूटन, मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे ज्यादा इसका एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने कहा कि 20 न्यूटन हमने बाहर से फोर्स लगा रखा है, तो मैंने कहा 20 न्यूटन अगर मैं मान लूं कि दोनों साथ चल रहे होंगे तो इनका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 4 तो हो ही नहीं सकता नीचे वाले का। तो मुझे पता लग गया कि दे आर नॉट मूविंग टुगेदर, तो टुगेदर नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का लफड़ा खत्म। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा दुखी करता है, क्योंकि वो जितना जरूरी होता है उतना लगता है, जितना जरूरी होता है उधर लगता है। जब मेरे को एक बार पता लग गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, यहाँ तो काइनेटिक लग रहा है, तो काइनेटिक तो बहुत आसान होता है, उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, म्यू इंटू एन के बराबर। तो मेरे को जैसे ही पता लगा, फिर मैंने वो काइनेटिक कंसीडर किया, म्यू इंटू एन की वैल्यू लगाई और मैंने दोनों के एक्सेलरेशन पता कर लिए, क्योंकि दोनों के अब अलग अलग आएंगे, इसलिए मैंने दोनों के अलग अलग पता कर लिए। दिस इज द मेथड 1। मेथड 2 क्या है? ठीक है, मेथड 2 कहता है कि मैं मान लूंगा कि दोनों साथ जा रहे हैं, सपोज बोथ आर मूविंग टुगेदर। मैं हमेशा ये मान लेता हूं, सपोज बोथ मूविंग टुगेदर, ये मान लेते हैं हम ना, दोनों साथ जा रहे हैं। तो टुगेदर वाला एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? इस वाले केस में कितना आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले को कौन चला रहा है? 3 kg को कौन चला रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से? फ्रिक्शन। और मैंने दोनों को क्या माना है? जाते हुए साथ, मतलब कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक लग रहा होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो माना ही नहीं मैंने। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी चाहिए मेरे को यहाँ पे? 4 × 3, 12 न्यूटन के बराबर। मुझे बताओ क्या यहाँ पे 12 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है? एफएस की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी है? 6 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए एफएस लिमिटिंग से। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, वो 12 न्यूटन बड़ा आ रहा है लिमिटिंग से, मतलब ये जो तुमने माना है ना वो गलत माना है। दे आर नॉट मूविंग टुगेदर, दे आर नॉट मूविंग टुगेदर, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वाली कहानी खत्म हो गई। ठीक है, दे आर नॉट मूविंग टुगेदर। जब साथ नहीं चल रहे तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक। काइनेटिक कितना होता है? वो तो फिक्स होता है, म्यू इंटू एन के बराबर, मतलब 6 न्यूटन। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 6 न्यूटन लगा के, वही जो मैंने पहले किया है। दोनों मेथड क्लियर है आप लोगों को? ये सबसे सही तरीका है इस टाइप के 2 ब्लॉक वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला वाला क्वेश्चन तुम ही लोगों को सॉल्व करना है। लिख लिया? अब जैसे 8वां क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर। टुगेदर की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने? सही लिखिएगा। म्यू की वैल्यू दे रखी है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम है, नीचे वाला स्मूथ है, नीचे वाले पे फोर्स लगा रखा है आपने। दोनों को साथ चलने के लिए आप कितना तक फोर्स मैक्सिमम लगा सकते हो? 20 न्यूटन। कैसे किया तूने? ए बराबर, तो कैसे एक एक कैसे पता किया तूने? देखो सबसे पहले हम वही करेंगे कि जो ब्लॉक किसकी वजह से चल रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। कौन सा है? 2 किलोग्राम वाला। देखो 3 किलोग्राम वाले पे तो तुम फोर्स डायरेक्ट लगा ही रहे हो, 2 किलोग्राम वाले को फ्रिक्शन लेके जा रहा है। तो जब इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, लिमिटिंग लग रहा होगा, लिमिटिंग कितना होगा? म्यू इंटू 8 न्यूटन।
इससे ज्यादा नहीं लग सकता ऊपर वाले पे। तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है? 8/2, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक तो दोनों साथ जाएंगे। तो तुम दोनों को साथ भेज सकते हो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। तो जब एफ आपने मैक्सिमम लगा रखा होगा उस टाइम पे इन दोनों का मैक्सिमम टुगेदर वाला एक्सेलरेशन होगा। टुगेदर वाला एक्सेलरेशन कितना है? 4। उससे ज्यादा ऊपर वाले का हो नहीं सकता, तो उससे ज्यादा वो पे जा भी नहीं सकता। तो मैक्सिमम जो है ना जिसके लिए दोनों साथ चलेंगे वो है कि दोनों को आप 4 से भेज दो। एफ मैक्स जो है टुगेदर वाला वो आ जाएगा तुम्हारे पास 20 न्यूटन के बराबर। 20 न्यूटन फोर्स लगा के आप इन दोनों को साथ भेज सकते हो। 20 से कम पे भी साथ चलेंगे। 15 लगाता तो कितना होता है एक्सेलरेशन दोनों का? 15 पे तो साथ चल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आप 15 डिवाइड बाई 5 कर दो। 3, दोनों 3 से चल रहे होते। फ्रिक्शन कितना लगेगा उस केस में? 15 वाले केस में मान लो एफ 15 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा दोनों के बीच में? 15। हाँ, एफ दिया हुआ है तो 15 से डिवाइड कर 15। 15 न्यूटन अगर मैं फोर्स लगाऊं तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना आएगा? तो तुम ये कहोगे कि सर 15 न्यूटन लगा रहे हो, हमें ये पता है कि 20 तक ये साथ चल रहे हैं, मतलब 15 में भी साथ चल रहे होंगे, मतलब इनका एक्सेलरेशन आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 5, 3 के बराबर। 3 आ गया, ये तो एक्सेलरेशन आ गया। ऊपर वाले को एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? फ्रिक्शन। यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। स्टैटिक कितना लगता है? जितनी जरूरत होती है। कितनी जरूरत है? ऊपर वाले को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है, तो 2 किलोग्राम को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए कितना फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा? 6 न्यूटन। तो यहां पे 8 नहीं लगेगा, 6 लगेगा। समझ में आया? तो 6 न्यूटन फ्रिक्शन जो है ऊपर वाले को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देते। तो हमेशा फ्रिक्शन म्यू इनटू एन नहीं लगता जितना जरूरी होता है। अगर स्टैटिक है तो हमने मेक श्योर कर लिया कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो फिर भैया ये जरूर ध्यान रखना कि म्यू इनटू एन लगाने से पहले सोचना कि वहां पे म्यू इनटू एन लगेगा या जितना जरूरी है उतना लगेगा। ठीक है, चलो भाई, तुम्हारा फ्रिक्शन टॉपिक इज ओवर।